हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको हिंदी में नेशनलिज्म इन इंडिया यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जो कि आपका क्लास 10th हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, उसकी समरी करवाऊंगी। ठीक है, जिनका हिंदी मीडियम है उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। महत्वपूर्ण तथ्य। 18वीं सदी में कई देश जैसे जर्मनी, इटली तथा स्विट्ज़रलैंड आदि उस रूप में नहीं थे जैसे कि आज हमें दिखाई देते हैं। जैसे अभी 21वीं सदी है, तो हमें उस समय में जो था, जैसे हमें आज दिखाई देते जर्मनी, इटली और स्विट्ज़रलैंड, वैसे उस समय नहीं थे। ठीक है, ये छोटे छोटे राज्यों में विभाजित थे, छोटे छोटे टुकड़ों में, ठीक है, विभाजित थे, अलग अलग थे, जिनका अपना एक स्वतंत्र शासक था। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुई थी? 1789, 17 जुलाई 1789। ठीक है, ये फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। इसमें फ्रांस में राजतंत्र समाप्त करने प्रभुसत्ता फ्रांसीसी नागरिकों को सौंपी। इस क्रांति से पहले फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का शासन था। अगला है 1804 को नेपोलियन सहित। ठीक है, वो नेपोलियन जो था वो कब फ्रेंच रेवोल्यूशन का एम्पायर बना था? 1804 में। ठीक है, तो उसने डेमोक्रेसी को बिल्कुल एबॉलिश कर दिया था, है ना। इसे 1804 में लागू किया गया था। इसने जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया। इसने न केवल न्याय के समक्ष समानता स्थापित की, बल्कि संपत्ति के अधिकार को भी सुरक्षित किया। क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था। वहाँ वोट देने और चुने जाने का अधिकार केवल उन्हीं पुरुषों को था जिनके पास संपत्ति थी। तो उस समय, जैसे आजकल क्या होता है कि इंडिया में क्या है सिस्टम कि 18 एज से ज़्यादा जो है वो वोट दे सकते हैं, चाहे वो गर्ल हो चाहे मेल हो। ठीक है, वो दे सकते हैं। पर उधर क्या था, किसको वोट था? राइट टू वोट था जिसके पास बहुत ज़्यादा मनी थी, वो भी मेल्स को। ठीक है, और फीमेल्स को किसी को भी नहीं था, चाहे वो रिच हो चाहे पुअर हो, और पुअर मेल को भी नहीं था। ठीक है, जो गरीब थे व्यक्ति, ठीक है, मेल उन सभी को राजनीतिक अधिकारों से दूर रखा गया। केवल थोड़े ही समय के लिए जैकोबिन शासक के समय सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था, मगर नेपोलियन की संहिता पुनः सीमित मताधिकार वापस लाई और उसने महिलाओं को अवयस्क दर्जा देते हुए उन्हें पिताओं और पत्नियों के अधीन कर दिया। वियना कांग्रेस, वियना की ट्रीटी जो हुई थी ना, वियना ट्रीटी। 1850 में ब्रिटेन, प्रशा, रूस और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हरा दिया था। ठीक है, आपने पढ़ा हो बैटल ऑफ वाटरलू। ठीक है, उसमें नेपोलियन हार गया था। ठीक है, वो सभी देश, 4-5 देश आपस में मिलकर नेपोलियन को हराया था के प्रतिनिधि के रूप में यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में इकट्ठा हुआ, जिसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की। ठीक है, वर्साय में हुए एक समारोह में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जनवरी 1871 में जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया। 1861 में इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। अगला पॉइंट, राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका। राष्ट्रवादी आंदोलन में सभी यूरोपीय राज्य जैसे फ्रांस, इटली की औरतों ने सक्रिय योगदान दिया। महिलाओं ने अपने समाचार पत्र शुरू किए, अनेक स्वतंत्र राजनीतिक संगठन बनाए और प्रदर्शनों में भाग लिया। इतना होने पर भी उन्हें असेंबली के चुनाव में मतदान का अधिकार नहीं था। अगले महत्वपूर्ण शब्दावली, कुलीन वर्ग। ये जमीन के मालिक व यूरोपीय महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली वर्ग था। ठीक है, अगला पॉइंट, निरंकुशवाद। एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं था। अगला है उदारवाद यानी लिबरलिज्म। शब्द लातीनी भाषा के लैटिन वर्ड, जिसको लातीनी मीन
लैटिन वर्ड, ठीक है, लैटिन लैंग्वेज यू कैन से, कि मूल शब्द लिबर पर आधारित है जिसका अर्थ है स्वतंत्रता यानी फ्रीडम। ओके, नए मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का अभिप्राय था व्यक्ति के लिए आज़ादी व कानून के समक्ष समानता। चौथा पॉइंट, जनमत संग्रह, एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके द्वारा एक क्षेत्र की सारी जनता से किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। पांचवा पॉइंट, रूढ़िवाद, एक ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थानों, पौराणिक परंपराओं और रिवाजों पर बल देता है। यूटोपिया, कल्पनादर्श, एक ऐसा समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है। सातवां पॉइंट, रोमानिवाद, एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। अगला पॉइंट, नारीवाद, स्त्री पुरुष को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध नारीवादी है। 9वां पॉइंट, जुगर्स, प्रशा की एक सामाजिक श्रेणी का नाम जिसमें बड़े बड़े जमींदार शामिल थे। ज़ालवेराइन, यह एक जर्मन शुल्क संघ था जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे। यह संघ 1834 में प्रशा की पहल पर स्थापित हुआ था। इसमें विभिन्न राज्यों के बीच शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया गया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी जो पहले 20 से भी अधिक थी। यह संघ जर्मनी के आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था। महत्वपूर्ण व्यक्ति, ठीक है, इम्पोर्टेंट पर्सन्स, जोसेफ मैज़ीनी, इटली का एक महान क्रांतिकारी जिसने यंग इटली नामक आंदोलन चलाया और जिसके फलस्वरूप इटली में एकीकरण की भावना को बल मिला। वह राजतंत्र के घोर विरोधी थे। गैरिबाल्डी, इटली का महान क्रांतिकारी जो मैज़ीनी का सहयोग व समकालीन था। उसने लाल कुर्ती नामक सेना तैयार की जिसकी सहायता से उसने ऑस्ट्रिया को हराया। उसने इटली की स्वतंत्रता के लिए कई आंदोलन किए। अगला आदमी है कावूर। कावूर को इटली का बिस्मार्क माना जाता है। वह इटली के सार्डिनिया राज्य का प्रधानमंत्री था। उसने सर्वप्रथम अपने राज्य को इटली में मिलाने का कार्य किया। बिस्मार्क जर्मनी के इतिहास में अद्वितीय स्थान प्राप्त है। उसने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त तथा लौह की नीति अपनाई जिसके प्रयासों से ही जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ। तो ये थे कुछ आपके इम्पोर्टेंट नोट्स और यू कैन से समरी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।